कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार वो कंफ्यूज होते हैं कि कब किसी एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और कब हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। कब रिपेयर्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। उसी तरह से कब कैरेज को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और कब हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझना ज़रूरी क्यों है। गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन पता होना ज़रूरी है और दोनों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे तो फिर प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाएगा और असेट की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो फिर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और असेट जो है वो उसकी वैल्यू कम शो की जाएगी। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही अंतर पता नहीं है तो एंट्री करने में और उसको रिकॉर्ड करने में गलती हो सकती है। तो आज का वीडियो मैंने एक्सपेंडिचर पे ही बनाया है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थर्ड पार्ट है और आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, वो है एक्सपेंडिचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगी। क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए जिससे मैं अपनी बात आप लोगों को ठीक से समझा सकूं। तो गाइस, सबसे पहले है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो पैसा जो कि किसी बिजनेस ने किसी भी अकाउंटिंग ईयर में खर्च किया है, चाहे वो किसी भी हेड पे खर्च किया हो, चाहे वो गुड्स को परचेज करने के लिए किया हो, चाहे गुड्स को सेल करने के लिए किया हो, चाहे रॉ मटेरियल परचेज किया हो, उससे फिनिश गुड्स बनाए हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस खरीद करके उससे गुड्स बनाए हो, चाहे असेट्स परचेज की हो, चाहे असेट्स की रिपेयर करवाई हो, चाहे बिल्डिंग खरीदी हो, चाहे इनटेंजिबल असेट की खरीदी हो। मतलब वो अमाउंट जो कि एक बिजनेस एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च कर रहा है किसी भी हेड में, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को जो है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि अगर वो एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया है तो चाहे हमने पे किया या नहीं किया, वो हम मानेंगे कि खर्चा हो गया है। सपोज करिए कि रेंट है, हमें जो है हर महीने 1 लाख रुपए रेंट पे करना पड़ता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का। हमने 11 महीने का रेंट पे कर दिया है लेकिन 12वें महीने का अभी रेंट पे नहीं किया है, तो भी हम ये मानेंगे कि पूरे के पूरे 12 महीने का रेंट जो है वो चला गया है या वो ड्यू हो गया है। तो पूरे 12 महीने का रेंट जो हम लेंगे वो पूरे 12 महीने का कंसीडर करेंगे, सिर्फ 11 महीने का नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्रूअल बेसिस। यानी जैसे ही कोई एक्सपेंडिचर ड्यू हो जाता है तो चाहे वो पे किया जाए या नहीं किया जाए, हम उसे एक्रूड ही मानते हैं और ये मानते हैं कि ये पैसा खर्च हो गया है। अब हम लेते हैं एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन। एक्सपेंडिचर को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अगेंस्ट में कोई असेट क्रिएट होती है। मतलब जब हम किसी फिक्स्ड असेट को, कैपिटल असेट यानी फिक्स्ड असेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, इसको खरीदने के लिए, अक्वायर करने के लिए या इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो भी अमाउंट हम खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेकेंड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो असेट्स इंक्रीज होगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। जैसे कि अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी जब परचेज करते हैं तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोन रिपे करते हैं तो लायबिलिटीज रिड्यूस हो गई। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कि ये एक्सपेंडिचर या तो फिक्स्ड असेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे
और या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास एक मशीनरी है और उसमें हमने एक ऐसा रिपेयर किया है या हमने एक ऐसा पार्ट को रिप्लेस किया है उस मशीनरी के, जो कि उस मशीनरी की लाइफ को 2 साल बढ़ा देगा, साथ में उस मशीन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देगा और उस मशीन पे जो खर्चा होता है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कि किसी असेट को अक्वायर करने में, खरीदने में, उसके इम्प्रूवमेंट पे की गई है, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या फिर उस पर जो खर्चा होता है वो कम हो जाए, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल में मिलके खत्म नहीं होता, बल्कि इसका बेनिफिट आपको एक लंबे समय तक मिलता है। सपोज करिए कि हम एक मशीन परचेज करते हैं और मशीन की लाइफ है 6 ईयर्स, तो हमें इसका बेनिफिट 6 सालों तक मिलता रहेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल में एक्सपायर नहीं होता, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमें मिलता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करते, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते समय हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करते हैं, उसे हम नहीं लेते काउंटिंग में, और इसे हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की, बिजनेस ने कोई मशीनरी परचेज की है 10 लाख रुपीज़ की, तो ये 10 लाख रुपीज़ जो है इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये 10 लाख रुपीज़ जो है बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे और असेट्स में हम 10 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होता है जो असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है, असेट्स के परचेज करने पे किया गया है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है उससे, तो फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे पहला तो है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन। जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो उस मशीनरी को परचेज करने में जो खर्चा आया है, यानी कि उसकी कॉस्ट, प्लस उसे अपने फैक्ट्री तक लेके आते हैं तो उस पर जो कैरेज पे करते हैं, फिर उस मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए जो भी अमाउंट पे करते हैं वो इंस्टॉलेशन, ये सब मिल करके बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमने कोई पुरानी मशीन खरीदी है तो उसे वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए उसके रिपेयर्स पे जो भी खर्चा करेंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो अमाउंट भी जो है वो मशीन की या पुरानी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी हमारे पास है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम कोई ऐसा पार्ट रिप्लेस कराते हैं या कोई मेजर रिपेयर कराते हैं जिससे कि उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो उस असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर हम कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं और उस पर रिपेयर पे खर्च करते हैं और वाइट वॉश पे खर्च करते हैं। जब हम कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं तो हम ऐसे ही मूव इन नहीं कर जाते, बल्कि हम बिल्डिंग परचेज करने के बाद कुछ माइनर रिपेयर होती है वो करवाते हैं, फिर उसमें वाइट वॉश करवाते हैं बिफोर मूविंग इनटू द बिल्डिंग। तो वो सारा जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई हमने इनटेंजिबल असेट परचेज की है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ये हमने परचेज किया है, तो इस पे जो भी खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम ये परचेज कर रहे हैं तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी असेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सिमिलरली, अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जो भी खर्चा आया है इंक्लूडिंग फर्स्ट वाइट वॉश, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर कोई बिल्डिंग हमारे पास है, हमने उसमें 2-3 रूम्स ऐड कराए हैं या हमने साइकिल शेड वहाँ पर बनवाया है जिससे कि वर्कर्स को अपनी साइकिल रखने में ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, तो ये सारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में इनकर होते हैं, यानी खर्चे होते हैं। तो जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है, अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटी है सपोज करिए फर्नीचर बना के बेचना, तो फर्नीचर बना के बेचने में जो भी खर्चा होता है वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीदना, फिर हमारे यहाँ जो कारीगर है उनको हम पेमेंट करते हैं, फिर लकड़ी से फर्नीचर कन्वर्ट करने में और जो मटेरियल यूज़ होता है, फिर
हमारा शॉप का खर्चा, हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा कुछ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, एंटिटी का बार बार होने वाला खर्चा होता है ये। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लैंग्वेज में हम इसे एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी जो हमने ऑफिस मेंटेन किया हुआ है उस पर जो भी खर्चा होता है, चाहे ऑफिस का रेंट हो, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, हमें टेलीफोन का बिल पे करना पड़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कुछ भी जो भी हम पे कर रहे हैं अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, हमारे पास जो है सेल्समैन होते हैं, हमारे पास एक पूरा सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो कि सेल्स को सुपरवाइज करता है। तो जो भी है, जो भी हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर रहे हैं, चाहे कमीशन पे कर रहे हैं, चाहे सैलरी पे कर रहे हैं, चाहे सेल्स प्रमोशन पे खर्च कर रहे हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसलिए क्योंकि फिक्स्ड असेट्स अगर हम रेगुलरली मेंटेन करते रहेंगे तो वो ठीक से काम करती रहेंगी और हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। तो जो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली अगर हमारा जो बिजनेस है वो सामान खरीद के बेचना है तो जो भी गुड्स हम खरीदेंगे उस पर जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो फिक्स्ड असेट्स हैं, देखिए जब हम फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर उस फिक्स्ड असेट पे हमने कोई खर्चा किया है, भाड़ा पे किया है या हमने इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम कोई पुरानी फिक्स्ड असेट खरीदते हैं और उसके रिपेयर पर हम पे करते हैं बिफोर पुटिंग इट इनटू यूज, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम मशीन को यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वेयर एंड टियर होता है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो उस साल में एक्सपायर हो जाता है जिस साल में ये खर्चा किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आज खर्चा कर दें और इसका बेनिफिट आपको 3 साल तक मिलता रहे। सपोज करिए कि हमने एम्प्लॉयज़ को काम पे रखा है, जब एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया तो हमने उसको एक साथ पे कर दिया या हमने उनको एक बार सैलरी पे की और फिर हम सालों साल उनसे काम लेते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हर महीने उनको सैलरी पे करनी होती है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट उसी साल में खत्म हो जाता है जिस साल में आपने इनकर किया है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर ये खर्चे करने पड़ेंगे अगर आपको इनका बेनिफिट लेना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में हमने पढ़ लिया, अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ लिया, डिफरेंस भी कुछ समझ में आ गया है। अब हम कुछ हेड्स लेते हैं जिनमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे पहला हेड है रिपेयर। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिपेयर्स को कब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए अगर रिपेयर्स आपको सिर्फ रिपेयर्स दिया है तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इसे बड़े आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेंशन है कि ये जो रिपेयर है ये हमने फिक्स्ड असेट पे खर्च किया है जिसकी वजह से फिक्स्ड असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है या लाइफ इंक्रीज हो गई है, या हम कोई पुरानी असेट खरीदते हैं और उसको वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए रिपेयर्स पे खर्च करते हैं, या कोई मेजर रिपेयर है, तो फिर वो आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा है वो है कैरेज। अगर कैरेज गुड्स पे किया गया है या सिंपल कैरेज दिया है तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपको मेंशन है कि कैरेज इज पेड ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी को हम अपने फैक्ट्री तक लाने में जो भाड़ा खर्च कर रहे हैं या कैरेज पे कर रहे हैं, तो वो फिर आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सिमिलरली वाइट वॉश। देखिए जब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसमें जाने से पहले हम उस पर वाइट वॉश कराते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है तो उसमें जो पहला वाइट वॉश है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार हमने बिल्डिंग को यूज करना शुरू कर दिया उसके बाद जो हम वाइट वॉश करवाते हैं वो फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
सिमिलरली लीगल एक्सपेंसेस, देखिए अगर ये जो लीगल एक्सपेंसेस हैं ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो फिर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए उसके पेपर्स बनवाने के लिए हम लीगल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो फिर ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरह से है वेजेस, देखिए वेजेस अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो दैन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर ये वेजेस हमने पे किया है ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इस तरह से जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ा हुआ शो होगा और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज्ड शो होगी। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और जो बैलेंस शीट में असेट्स हैं उनकी वैल्यू कम शो होगी। तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो होता तो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन इसका अमाउंट इतना ह्यूज होता है या इसका बेनिफिट हमें एक साल के बियॉन्ड भी मिलता है कि हम इसे टेक्निकली किसी एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं कर सकते। सपोज करिए कि हमने एक एडवर्टीजमेंट पे 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और हमें ये उम्मीद है कि इसका हमें बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा। तो ये तो गलत है ना कि जिसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलेगा उस कॉस्ट को हम इसी साल में करंट ईयर में ही पूरा का पूरा डेबिट कर दें। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 और हर साल 1-1 करोड़ रुपए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो करंट ईयर में 1 करोड़ शो किया जाएगा और बाकी 2 करोड़ हम डेफर कर देंगे, उसको आगे आने वाले 2 सालों में शो करेंगे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है जैसे मैंने अभी आपको बताया मोर देन 1 ईयर, यानी कि इसका बियॉन्ड 1 ईयर मिलता है, 1 साल के बियॉन्ड भी मिलता है। नॉर्मली इसका बेनिफिट 3 या 4 साल तक मिलता है। सेकेंड कि इस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट का एक्विजिशन यानी खरीद फरोख्त नहीं होती है, इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, ये रेवेन्यू नेचर का होता है। थर्ड है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो अमाउंट है उसे हमें डेफर करना पड़ता है। डेफर का मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 3 करोड़ का हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है तो करंट ईयर में हम 1 करोड़ शो करेंगे और आगे आने वाले 2 सालों तक हम बाकी 2 करोड़ को डेफर करेंगे। तो 1 करोड़ करंट ईयर में शो करेंगे, 1 करोड़ अगले साल में और 1 करोड़ उसके बाद वाले साल में। तो एक एग्जांपल है ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब किसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट में सेंटिमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें ह्यूज एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें 3 साल तक तो अप्रॉक्सीमेटली मिलता ही है, इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके अगेंस्ट में किसी कैपिटल असेट का एक्विजिशन नहीं हुआ है, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो चलिए अब हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें हम लेते हैं कि सपोज करिए कि हमने सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, हमने एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ में। हमने कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं, कुछ फ्री गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ परचेज पे हमने बल्क परचेज पे हैवी डिस्काउंट्स दिया है, या हमने बाय 1 गेट 1 फ्री करके ऐसे करके हमने एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। सपोज करिए कि ये अमाउंट जो है वो 12 करोड़ है और हमें उम्मीद है कि 3 साल तक इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये तो गलत है ना कि जिसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलेगा उसका अमाउंट हम एक ही साल में डेबिट कर दें, तो गलत होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका बेनिफिट क्योंकि 3 सालों तक मिलेगा तो 12 करोड़ को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और हर साल 4-4 करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। तो 4 करोड़ तो करंट ईयर में शो करेंगे, फिर बाकी 8 करोड़ जो है हम डेफर करेंगे आगे आने वाले सालों में, इसीलिए इसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक जो दूसरा एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शनल लॉसेस।
जैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू अर्थक्वेक या फ्लड, ये आपका एक्सेप्शनल लॉस है, तो इसे भी हम जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। उसी तरह से कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, कई बार प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है या कोर्ट जब्त कर लेती है, तो वो भी जो है एक्सेप्शनल लॉस है और इसे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली आपका जो है कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, आजकल आप जानते हैं कि जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी अमाउंट खर्च करती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को हर बार बेटर बनाने के लिए और बेटर से बेटर बनाने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो खर्चा है ये भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्योंकि इसका अमाउंट ह्यूज होता है, तो एक साल में डेबिट ना करके हम इसके आगे आने वाले 2-3 सालों में जब तक इसका बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो गाइस ये हमने तीनों देख लिए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चलिए हम क्विकली इनका एक बार समरी भी ले लेते हैं, साथ में कंपैरिजन भी ले लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो असेट्स को इंक्रीज करते हैं या लायबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है से, और उसी तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो भी असेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। नॉर्मली इसका जो बेनिफिट का एक्रूअल पीरियड होता है ये बियॉन्ड 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है उसी साल में एक्सपायर हो जाता है जिस साल में वो इनकर होते हैं, और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनका बेनिफिट 1 साल के बियॉन्ड भी मिलता है। नॉर्मली इसकी लाइफ जो है 3 या 4 साल मैक्सिमम होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे हम इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन्हें हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट करंट ईयर को बिलोंग करता है उसे करंट ईयर में शो करते हैं, और बाकी जो अमाउंट है उसे हम डेफर करते हैं यानी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार खर्चा होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नॉन रिकरिंग इन नेचर ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंडिविजुअल अमाउंट जो होता है वो बहुत ह्यूज होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। यानी अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते हैं। हाँ, उन सबको आप एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन जो इंडिविजुअल अमाउंट है जैसे परचेजेस है उसका अमाउंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में कम होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ह्यूज अमाउंट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम इन्हें इनकम स्टेटमेंट में शो ही नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करते हैं, और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस ये था एक्सपेंडिचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इन एक्सपेंडिचर्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर अगर हम इनका क्लियरली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर हम जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते समय गलती कर सकते हैं। तो गाइस ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Thank you so much guys, thank you for watching this video, and stay tuned for my next video on basic accounting terms part 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने लव्ड वंस और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।